हमारे लिए प्राप्त हुई है। उसके बाद आदरणीय श्री वड्रावकर साहब जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, महाराष्ट्र के मिनिस्टर को भी यहाँ पर ला करके जो अल्पसंख्यक के प्रति हमारी जो समस्या है उनके सामने रखी गई, और उनसे भी हमें बहुत बड़े पैमाने पे फायदा निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। साथ में जैनम जूम चैनल के माध्यम से वड्रावकर साहब के कर कमलों द्वारा ही एक अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष रूप से कॉल सेंटर को प्रारंभ किया गया। उस कॉल सेंटर को भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों को, हमारे जैन साथियों को उसका बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। उसके बाद हमारे अल्पसंख्यक के लिए भारतवर्ष के अगदी राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं आदरणीय श्री ललित जी गांधी साहब, इनकी एक संगोष्ठी का आयोजन महासभा के माध्यम से हुआ, जिसका भी बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा लाभ हमारे समाज के लिए हो रहा है। और उसके बाद सबसे जो प्रॉब्लम हमारी होती है कि क्या क्या अल्पसंख्यकों के लिए गवर्नमेंट में क्या क्या योजनाएं हैं, हम कैसे एडमिशंस ले सकते हैं, हमारे बच्चों ने क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। जो एक स्कीम बीच में आई थी, जो जिनके 8 लाख रुपए के आसपास जिनकी आमदनी होती है सालाना, उनके लिए कुछ योजनाएं हैं। उस योजनाओं के बारे में हमारा एक व्यक्ति जो नाम भी सावन है और बड़ा बड़ा ही समाज के प्रति सदैव समर्पित है, ऐसे व्यक्ति ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे समाज के लिए हुआ। और आज हम सब लोग, हमारे उदयपुर वासी, मुंबई वासी, भारतवासी, क्या क्या कहे उन्हें, आदरणीय जमनालाल जी हपावत जो उदयपुर के मूलतः है, उस उदयपुर संभाग के माध्यम से इस संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिनको 10वीं और 12वीं, 10वीं के एग्जाम खत्म हो गए, अभी उसके रिजल्ट आएंगे, 12वीं के एग्जाम खत्म हो गए, उसके रिजल्ट अभी आएंगे। कोरोना के महाकाल का, महासंक्रमण का समय चल रहा है, हम लोग परेशान हैं, और उसमें बच्चों की शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो उन्हें कैसा, कौन से साइड में जाना चाहिए, कौन से कॉलेज में उनके एडमिशन होना चाहिए, उनमें कैसा कैलिबर है, क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या क्या योजनाएं उपलब्ध है, ये सारी बातें आज हम सावन के माध्यम से यहाँ पर सुनने वाले हैं। मैं औरंगाबाद के परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करूं, सावन से संबंधित अगर बात करूं, सावन चुड़ीवाल जी से संबंधित अगर बात करूं, तो सावन चुड़ीवाल जी औरंगाबाद में जैन इंजीनियर सोसाइटी के माध्यम से अनेक संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं। वे गुरु परिवार के माध्यम से अनेक संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं, और उन संगोष्ठियों में से बच्चों के लिए क्या दिया जाएगा, इसके बारे में सदैव औरंगाबाद महानगर के लोगों से और आसपास के लोगों से चर्चा करते रहते हैं। आइए मैं सबसे पहले सावन जी चोडीवाल का आपको यहाँ पर दीदार करा दूं, क्योंकि मुझे लगता है पिछले समय भी सावन जी चोडीवाल का दीदार हमने किया है। सावन जी चोडीवाल का दीदार करा दूं, और आज विशेष रूप से उदयपुर संभाग से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है, और विशेष मुंबई से उदयपुर, आज कोरोना के महासंक्रमण में भी हमारे आदरणीय जमनालाल जी अपावत पहुंच चुके हैं। जमनालाल जी अपावत साहब भी इस कार्यक्रम के शुरुआत में हमसे थोड़ा सा रूबरू होंगे। उससे पहले मैं पारस जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया सावन जी का दीदार कराए। पारस जी। हाँ जी, एक मिनट। सावन नहीं है स्टूडेंट जी, उनका वीडियो ऑफ है। अच्छा, सावन जी चुड़ीवाल, आपसे निवेदन है अपना वीडियो ऑन करें जी। चलिए महावीर जी ठोले हमारे औरंगाबाद के, और इनके बारे में यदि कह दूं, महावीर जी ठोले महासभा के कार्यकर्ता, महासभा के कई सारे पदाधिकारी आज इस सभा में मौजूद है। यह है विनोद जी बाकलीवाल, मैसूर महासभा के दक्षिण प्रांत के पदाधिकारी है। बहुत बड़ा योगदान है महासभा के लिए आदरणीय विनोद जी बाकलीवाल साहब का। धर्मचंद जी पहाड़िया महासभा के कर्मठ पदाधिकारी है।
और सदैव हसमुख के रूप में समूचा भारतवर्ष आदरणीय पहाड़िया की जानता है, और महासभा की जो ताकत है निश्चित रूप से पहाड़िया जी कमल जी जैन महासभा के तीर्थ संरक्षणी महासभा के मंत्री है। सुंदरलाल जी डागरिया राजस्थान प्रांत के हैं और साथ ही महासभा के जो योजना है ज्ञान प्रकाश योजना इसके प्रमुख है और बहुत समर्पित व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं आदरणीय डागरिया जी। राजेश जी शाह अहमदाबाद से है, ये भी महासभा के लिए काफी कर्मठता से काम करते हैं। राजेश जी शाह से हम ये सारे भारतवासी निवेदन करेंगे कि आप गुजरात से हो, अहमदाबाद से हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो जो हमारे जैनियों के लिए आपको किया जा सकता है, कृपया आप उसमें लगातार ध्यान दीजिए। महासभा के माध्यम से सारे भारतवर्ष को इसका फायदा हो सकता है। हम सावन भाई हमसे जुड़ चुके हैं, मैं सावन भाई का स्वागत करूंगा। क्या बात है, ये है भी बड़ा चॉकलेट हीरो और काम भी बहुत सुंदर करता है। वास्तव में स्टूडेंट मंत्रा नाम का एक काउंसिल, करियर काउंसिल के बारे में काउंसलिंग करता है। और इस सावन चुड़ीवाल के बारे में यदि कहा जाए तो युवा महासभा का महाराष्ट्र संभाग का प्रदेश अध्यक्ष है, और साथ ही गुरु परिवार में बहुत अच्छा कार्य करता है, और समाज में भी, औरंगाबाद के समाज में भी बहुत अच्छा कार्य रहा है। पुणे के एचएनडी हॉस्टल का एचएलआर रहा है, और पुणे में जो जो बच्चे पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि सुरेंद्र जी गांधी का लाडला बनना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन सावन चुड़ीवाल सुरेंद्र जी गांधी का लाडला स्टूडेंट रहा है। इसी में सावन के कैलिबर का पता चलता है, और लगातार बच्चों के लिए काम करना उसका खास शौक रहा है। और स्टूडेंट मंत्रा के माध्यम से हजारों जैन बच्चों के लिए इसने बहुत अच्छे अच्छे पर्याय उपलब्ध करा दिए हैं। आज वे बच्चे आईआईटी में है, एमबीबीएस की तरफ है, और बहुत शानदार तरीके से ये पूरा काउंसलिंग करता है। आज हम उसका प्रारंभ तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं पारस भाई से निवेदन करूंगा कि आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब इस युवा कार्यकर्ता, युवा कैलिबर का स्वागत करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब आए और सावन का सम्मान करें और इस कार्यक्रम की विशेषता को यहाँ पर प्रस्तुत करें। सबको सादर जय जिनेन्द्र, महावीर भगवान की जय। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। महासभा के माध्यम से लगातार कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी हमने उदयपुर संभाग के लिए कोशिश की है कि उदयपुर संभाग के हमारे जो जैन समाज है उसके लिए हम नई नई योजना और जो भी कार्य हम कर रहे हैं उनकी जानकारी दें। इसी कड़ी में इसी सावन जी चुड़ीवाल को हम आज यहाँ पे लाए हैं। वो बहुत टैलेंटेड हैं, कैरियर कंसल्टेंट के तौर पे जाने जाते हैं। उनके माध्यम से हमारे जैन समाज के बहुत से परिवार बच्चों को फायदा हुआ है, और वो जो आज जानकारी देंगे वो बड़ी अद्भुत रहेगी। उनको हम चाहेंगे कि उनके सुनने के बाद जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहे उनसे प्रश्न पूछे, हमारे बच्चों के करियर के लिए जानकारी दे। और इसके बाद हर हफ्ते हम कुछ न कुछ नया कार्यक्रम लेके आएंगे। हम सावन जी चुड़ीवाल को मैं पहली बार औरंगाबाद में मिला, वो युवा महासभा के राष्ट्रीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से वो समाज के लिए काम करें समर्पित होके, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप अपना सावन जी चुड़ीवाल, आप अपनी जो भी विशेषताएं हमें हमारे पूरे समाज, मेवाड़ समाज के लिए जो एक दिगंबर समाज में बहुत बड़ा स्थान रखती है, उनको बताएं, उनके बच्चों के करियर के लिए जानकारी दें। ये मेरी भावना है। जय जिनेन्द्र। हमारे इस मीटिंग में बहुत से महानुभाव आए हैं। मैं उनका नाम अभी चेक कर रहा हूँ, सबका नाम थोड़ी देर में लेता हूँ, जानकारी में दूंगा, क्योंकि सभी जो आए हैं उनका, मेवाड़ के लोगों का सबसे मैं परिचय आपसे कराऊंगा राष्ट्रीय स्तर पे। तो उसके बाद में जैसे जैसे मैं देखता रहूंगा सबका नाम बोलूंगा, या तो पारा जी बोलेंगे या प्रवीण जी बोलेंगे, मैं सबको जानकारी दूंगा। जय जिनेन्द्र। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। 10वीं कक्षा में पास होने के बाद क्या करें, 12वीं कक्षा में पास होने के बाद क्या करें, बच्चे किधर जाना चाहते हैं, बच्चे के दिमाग में क्या है, उन बच्चों के दिमाग में क्या है, कैसे, कब, क्यों और कहां। चलते हैं सावन जी के पास और पूछते हैं, भाई हमें बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या में आप हमें मार्गदर्शित कर सकते हो। सावन चुड़ीवाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको मुझे प्रकाश डालने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया है। तो मैं सबसे पहले हमारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के जो हमारे प्रेसिडेंट है निर्मल कुमार जी सेठी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे महासभा में इंट्रोड्यूस करा के मुझे प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र बनाया अभी युवा महासभा का। उसी के बाद में राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जमनालाल जी हपावत जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मुझे इस लायक समझ के पूरी तरह से अलग अलग सेमिनार्स में भी मुझे इन्वॉल्व करके जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ उतनी देने की मुझे पूरी हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ पारस भैया का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हमेशा क्रिएटिव रहे हैं और जैनम जूम चैनल जैसा उन्होंने एक क्रिएटिव जूम चैनल चालू किया है जिसके थ्रू पूरे भारतवर्षीय दिगंबर जैन और पूरे जैन समाज को एक बढ़िया एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है भैया ने, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उसी के साथ में अभी प्रवीण जी लोहाड़े ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा, तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हमेशा इंस्पिरेशन देते हैं मुझे, कभी ना कभी कुछ गलती होती है तो मुझे सिखाते भी है, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। अब हम शुरुआत करते हैं करियर काउंसलिंग की ये कड़ी में। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। तो आप पहले चैट बॉक्स में एक फॉर्म मैं भेज रहा हूँ, ये फॉर्म आप भरिए आपके बच्चों के लिए, ये ताकि अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डिटेल्स अगर आपको मैं दूंगा तो डेफिनेटली ये डिटेल्स से मैं आपके क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म भेजा हूँ चैट बॉक्स में, आप वो फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप आपका पूरा डिटेल भर सकते हो। उसी के बाद में भी मैं स्क्रीन शेयरिंग चालू कर रहा हूँ। तो पारस भाई मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा स्क्रीन शेयरिंग चालू है क्या? यस, मेरा स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है। अभी हम बात करेंगे आगे के करियर के लिए विभिन्न योजनाएं और करियर्स आफ्टर 10th के बारे में हम बात करेंगे स्टार्टिंग से। अब जैसे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर करियर्स अगर हम देखा गया कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को एक परेशानी होती है कि 10th के बाद में हमने क्या करना चाहिए। मैं उसके पहले भी आज यहाँ पे उदयपुर संभाग का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, वो आज का आयोजक है। तो ये टर्निंग पॉइंट नाम का हमने सेमिनार का नाम दिया है, द टर्निंग पॉइंट। अब ये टर्निंग पॉइंट क्यों होता है कि 10वीं के बाद अब क्या लेना है, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह होता है। हर पेरेंट, जो भी स्टूडेंट होता है, हर पेरेंट या उनकी पूरी फैमिली में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। उसी के बाद में अभी जैसे 10th के बाद में क्या करना है, तो 10th के बाद में अगर बहुत से बार ये हो जाता है कि हमने साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है। उसी के बाद में हमने कौन सा बोर्ड चूज करना चाहिए, हमने सीबीएसई बोर्ड चूज करना चाहिए, आईसीएसई बोर्ड चूज करना चाहिए, या अपने अपने क्षेत्र का जो स्टेट बोर्ड होता है वो चूज करना चाहिए, या ओपन बोर्ड चूज करना चाहिए। ओपन बोर्ड का मतलब होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जिसमें आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू आपका 11th और 12th कंप्लीट होता है। तो ये एक ओपन बोर्ड होता है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि 10वीं के बाद के जो करियर है वो कौन से है। कुछ हटके करियर्स के बारे में मैं पहले शुरुआत में बताना चाहूंगा कि 10वीं के बाद में अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, पॉलिटेक्निक करना चाहता है, तो वो अपने आप में एक अच्छी चीज है। आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हो, जो 10वीं के बाद में 3 साल का ये कोर्स होता है। वो 3 साल के कोर्स के बाद में आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हो। उसी के बाद में इंडोर जर्मन टूल रूम नाम का एक बढ़िया एक डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें मैकेट्रॉनिक्स और टूल एंड डाई मेकिंग, ये 2 प्रकार के अलग अलग क्षेत्र है जिसमें आप काम कर सकते हो। दो डिग्री आप ले सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो इसमें। और ये इंडो जर्मन टूल रूम एक टोटली एक प्रैक्टिकल चीज है। तो ये प्रैक्टिकल कोर्स अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको आपके जो भी व्यापार है, अगर इंडस्ट्री वगैरह है, अगर आपका उसमें भी आपको काम में आ सकता है। या जो स्टूडेंट्स को आगे इंजीनियरिंग में जाना है तो वहां पे भी इंडो जर्मन टूल रूम करके अगर डिग्री उसका डिप्लोमा कर लेते हो तो आपको काम में आ सकता है। उसी के बाद में कुछ जो
लड़कियां होती है उनको इंटीरियर डिजाइनिंग में काफी इंटरेस्ट होता है। आजकल लड़कों को भी काफी इंटीरियर डिजाइनिंग में उनको इंटरेस्ट है, तो आप 10th के बाद में इंटीरियर डिजाइन डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। उसी के बाद में डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट। बहुत बार ये होता है कि हमारा जो भारत देश है ये पूरा कृषि प्रधान देश है, और आज देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने खेती नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें अच्छा गाइडेंस लेते हो तो आपको डेफिनेटली खेती में भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो आपने डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक खेती चल रही है, उसी के बाद में आज खेती आपका अलग अलग लेवल पे आपका जैसे टेरेस गार्डन खेती चल रही है। तो ऐसे बहुत सारी खेती के अलग अलग प्रकार है जिसमें कम पानी में भी आपका बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो इसके लिए डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट है। उसी के बाद में ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा हमारा एक सिद्ध क्षेत्र है। तो एलोरा सिद्ध क्षेत्र में ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो मुझे ये बोलना है कि जहां जहां हमारे अलग अलग ऐसे क्षेत्र है, हम वहां पे एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू जिसको जो हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं या जिनको एक अलग तरीके का हुनर दिखाना है, जैसे इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, कारपेंटर बन सकते हैं, या ऐसे अलग अलग लेवल पे भी हमारे जैन लोग उसमें काम नहीं करते, लेकिन वो कई और कुछ और कम आय पे काम करते, जैसे 7-8 हजार रुपए पे वो काम करते। तो कुछ अगर स्टूडेंट्स ITI करना चाहते हैं तो हम हमारा इंस्टीट्यूट सेटअप करके उसको जैन माइनॉरिटी का स्टेटस दिला के हम ITI इंस्टीट्यूट्स भी खड़ा कर सकते हैं। ये जीता जागता एक उदाहरण आपको एलोरा सिद्ध क्षेत्र में देखने मिलता है। अगर आप कभी औरंगाबाद आते हो और आप एलोरा क्षेत्र देखते हो महाराष्ट्र में, तो डेफिनेटली आपने ITI देखना चाहिए। काफी अच्छी तरीके से बनाया है और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स वहां से आगे निकल रहे हैं। उसी के बाद में अगर कोई स्टूडेंट को अगर खुद का लैबोरेटरी चालू करना है तो वो MLT नाम का एक कोर्स होता है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन का। तो वो सर्टिफिकेट कोर्स करके वो एक छोटा अपना लैबोरेटरी स्टार्ट कर सकता है। तो वो लैबोरेटरी के थ्रू आप अपना जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर में जितने भी जो भी टेस्ट होती है, तो वो टेस्ट आप थोड़ा सा आप उसमें काम कर सकते हो। एक अपने आप में बहुत अच्छी फील्ड है। उसी के बाद में 10th के बाद में आप स्टेनोग्राफर का भी आप कोर्स दे सकते हो, और उसी के साथ में आप LIC एजेंट का भी एग्जाम देके आप वो LIC एजेंट बन सकते हो। अब मैं ये बात कर रहा था एक 10th के बाद के करियर्स की। अब मैं बात करूंगा साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में 2 स्ट्रीम्स है, एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल। अब मेडिकल में कहा जाता है कि जैसे नॉन मेडिकल की मैं बात करूंगा कि नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट माने कंप्यूटर साइंस आपका हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट होता है वोकेशनल नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट में, या आप उसमें देख सकते हो कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है, IT हो सकता है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स है। फिर उसी के बाद में मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और एक कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट आप ले सकते हो, या अगर आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि PCM ग्रुप में, जैसे अभी नॉन मेडिकल ग्रुप करियर में PCM ग्रुप में आप क्या कर सकते हो। अब जैसे इंजीनियरिंग, PCM ग्रुप के बाद में आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसी के साथ में आप इंजीनियरिंग आज ऐसा हो चुका है कि इंटीग्रेटेड कोर्स हो चुका है। बीटेक और एमटेक ये दोनों भी साथ में 5 साल का कोर्स है। बहुत सारे कॉलेजेस में इसका इंजीनियरिंग के साथ में MBA का भी डिग्री अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप इंजीनियरिंग प्लस MBA अगर आप करना चाहते हो तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी अवेलेबल है, और नॉर्मल इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो। तो ये अपने आप में काफी अच्छी चीज है कि आप PCM अगर करना चाहते हो तो आपके लिए इंजीनियरिंग है। उसी के बाद में अगर आप PCM में और अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप फार्मेसी में जा सकते हो। उसी के बाद में अगर आपको इंटरेस्ट है कि डिजाइन में है या आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, अगर आपको इमेजिनेशन पावर आपका अच्छा है तो आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो। आप उसी के बाद में प्लानिंग में जा सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लानिंग डिपार्टमेंट काफी तरीके से काम कर रहा है, जैसे 100 स्मार्ट सिटीज का उनका प्लान था। तो अगर कोई स्टूडेंट इच्छा करता है कि उसको प्लानिंग में जाना है तो वो प्लानिंग में जाके वहां पे एक आपका प्लानिंग कमीशन में आगे एग्जाम लिखकर उसमें वो आगे बढ़ सकता है, उसमें आगे जा सकता है। तो ये प्लानिंग भी काफी अच्छा एक डिग्री है।
महाराष्ट्र में पुणे में COEP कॉलेज में बीटेक प्लानिंग नाम का ये कोर्स चलता है। उसी के बाद में जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया में 31 नेशनल इंस्टीट्यूट है, और उसी के बाद में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के 3 कॉलेजेस हैं। तो 34 कॉलेजेस में अलग अलग जगह पे प्लानिंग का इंफॉर्मेशन है, आपको वहां पे मिल सकता है और आप उसका डिग्री ले सकते हो। उसी के बाद में होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो। अभी थोड़े दिन पहले ही सोनम वांगचुक ने एक वीडियो डाला था जैन समाज के लिए, उसमें कुछ टिप्पणी दी थी कि जैन समाज अपने आप में एक ऐसा समाज है कि जिन्होंने होटल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल चुका है और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी पूरी तरह से बदल दिया है कि जैन फूड हमारे लिए स्पेशल हर मेनू कार्ड में होता है। तो आप होटल इंडस्ट्री में भी अगर आपका खुद का होटल सेटअप करके अगर आप रेस्टोरेंट अगर डालना चाहते हो तो डेफिनेटली होटल मैनेजमेंट आपके लिए एक अच्छी चीज है। और ये देखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में हमारे जैन फूड को मान्यता मिली है। हर जगह पे हमारे लिए फूड अवेलेबल है, चाहे वो क्रूज हो, चाहे वो ओवरसीज में अगर आप कहीं पे भी जाते हो, कोई फॉरेन में भी जाते हो तो आपको जैन फूड मिल जाता है। तो इस तरह से अगर होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हो। उसी के बाद में नेशनल डिफेंस एकेडमी, अब इंडिया में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में स्थित है। अगर कोई स्टूडेंट नेशनल डिफेंस में एकेडमी में जाना चाहता है तो वो 10th से ही तैयारी करके साइंस अगर लेता है तो डेफिनेटली वो NDA में जा सकता है। और NDA अगर आप देखा जाता है कि NDA में एक बच्चे के ऊपर करीबन गवर्नमेंट 15 से 20 हजार रुपए डेली खर्चती है। अगर आप उसका अगर आप NDA का अगर वीडियो भी देख लोगे तो आपको अपने आप में एक शौर्यता दिखेगी उसमें। तो डेफिनेटली आप NDA एज अ करियर में जा सकते हो। उसके बाद में आप पायलट एज अ करियर में जा सकते हो। आप पायलट का कोर्स करके आप कमर्शियल पायलट में जा सकते हो, या तो आप कमर्शियल पायलट में जा सकते हो, आप इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो। तो अपने आप में एक अच्छी चीज है ये। उसी के बाद में आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो PCM लेकर। तो PCM लेकर भी एग्रीकल्चर भी इट इज अ वेरी गुड फील्ड। आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो या बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हो। उसी के बाद में फार्मा डी का मतलब होता है कि जैसे डॉक्टरेट इन फार्मेसी, तो आप वो भी कर सकते हो। उसी के बाद में आप BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, BSc फॉरेस्ट्री कर सकते हो। फूड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ध्यान दे रहा है। तो जितना भी हमारा कृषि उत्पादन जहाँ पे भी हमारा होता है, तो अगर हम उसको फूड प्रोसेसिंग करके अगर कुछ चीजें सीखना चाहते हैं तो हम फूड टेक्नोलॉजी का अगर डिग्री लेते हैं और अगर हम नॉलेज लेते हैं तो डेफिनेटली हम कोई हमारा हमारा खुद का एक प्रोडक्ट चालू कर सकते हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में अगर हम देखा गया कि हमारे जैन समाज की एक कंपनी हमारी शान है, जैसे रवि मसाले का अगर आपने नाम सुना होगा तो अपने आप में काफी बड़ा नाम है रवि मसाले। तो ये रवि मसाले में जो भी काम होता है ये एक फूड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही काम हो रहा है। अभी जैसे आप मैगी का केचप सुनते हो, किसान का केचप सुनते हो, वैसे ही आज रवि मसाले का केचप आ चुका है और ये हमारे जैन भाई का ही है। तो इस तरह से उनका अलग अलग लेवल पे भी काफी काम है, जैसे वो पूरे मसाले में काम करते हैं। तो ये फूड टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका हो पाया, उनके बेटे ने फूड टेक्नोलॉजी किया है और आज उसको काफी अच्छे तरीके से वो आगे लेकर जा रहा है। तो फूड टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक अच्छा करियर है। उसी के बाद में किसी को अगर साइंस के प्रति रुचि है तो वो साइंटिस्ट बन सकता है। वो आइसर का एग्जामिनेशन दे सकता है स्टूडेंट, और आइसर का एग्जामिनेशन देने के बाद में साइंस में काफी अच्छा काम कर सकता है। उसी के बाद में अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है तो ISC बैंगलोर भी है इंडिया में, वो भी अपने आप में काफी अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आपको एडमिशन हो सकता है। उसी के बाद में बैचलर ऑफ डिजाइन। अब डिजाइन क्षेत्र में बहुत सारे स्टूडेंट जाना चाहते हैं, बहुत सारी लड़कियां जाना चाहती है। तो उस डिजाइन क्षेत्र में प्रोडक्ट डिजाइन, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन और विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। अभी जितने भी यूट्यूबर है तो वो विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू काम कर रहे हैं। तो वो डिजाइन क्षेत्र में विजुअल कम्युनिकेशन एक अपने आप में एक अच्छी फील्ड हो चुकी है अभी। तो ये आज हम जो ये जूम चैनल देख रहे हैं या जो भी ये जिस तरह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये हम बोल सकते हैं कि ये एक विजुअल कम्युनिकेशन ही हम कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छी चीज है। उसी के बाद में आप बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो। अब बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में आपको मैं बताना चाहूंगा कि अलग अलग तरीके से जो भी हमारे कपड़े बनते हैं, जो डिजाइन बनाने वाले होते हैं और जो उसका प्रोडक्शन करने वाले लोग होते हैं, वो फैशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। उसी के बाद में कंप्यूटर एडेड इंटीरियर डिजाइन। अब ये अपने आप में ये भी बहुत अच्छा क्षेत्र है कि कंप्यूटर एडेड इंटीरियर डिजाइन में काफी ज्यादा आपको आप घर बैठे डिजाइन करके आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। तो ये एक लड़कियों के लिए काफी अच्छी फील्ड बोला जा सकता है।
उसी के बाद में अभी हम बात करते हैं पीसीबी ग्रुप की। जो साइंस में पीसीबी ग्रुप होता है उसमें अलग अलग 10 क्षेत्र है। उसमें एमबीबीएस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हर बच्चा नीट एग्जामिनेशन देता है तो वो एमबीबीएस की तैयारी करता है और वो एमबीबीएस करना चाहता है। तो डेफिनेटली पीसीबी ग्रुप अगर आप लेते हो या पीसीएमबीबी ग्रुप लेते हो तो आप एमबीबीएस कर सकते हो। एमबीबीएस के बाद में आप एमडी कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, अलग अलग लेवल से उसमें आप वो कर सकते हो। उसी के बाद में आप बीडीएस कर सकते हो। अगर किसी को डेंटिस्ट बनना है तो डेफिनेटली बीडीएस बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल हम देख रहे हैं कि आयुर्वेदा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा आयुष मंत्रालय के लिए काफी ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते जो भी हमारा पूरा ऑरा है या जिस तरह से भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके लिए हम हमारे घरेलू उपाय और हमारे आयुर्वेदिक उपाय हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। वही आयुर्वेदा में भी आप जा सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो। आज बीएचएमएस में भी अगर आप देखते हो तो होम्योपैथी को भी गवर्नमेंट काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। और होम्योपैथी में माना जाता है कि अगर आप आपका हिस्ट्री अगर प्रॉपर देते हो तो आपकी जो भी बीमारी है वो जड़ से खत्म हो सकती है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। आपका थोड़ा अगर आपका कम भी मार्क्स होता है तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। उसी के बाद में यूनानी मेडिसिन में भी काम होता है, लेकिन ज्यादातर के पाया जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा यूनानी मेडिसिन में जाते हैं, हमारे लोग थोड़ा कम जाते हैं। तो आप यूनानी मेडिसिन के लिए भी आप सोच सकते हो, एक अच्छा कोर्स है, अलग चीज है, हटके कोर्स है। उसी के बाद में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि अगर पुणे में हमारे बहुत सारे लोग परिचित हैं डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल से, तो जो उनके बेटे हैं उन्होंने फिजियोथेरेपी की है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके शायद उन्होंने कोई कोर्स किया है आगे का। तो वहां पे भी आप इस तरह से भी आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जा सकते हो, अलग अलग टीम्स में जा सकते हो। अब आईपीएल में बहुत बार आपको अलग अलग टीम्स में फिजियोथेरेपिस्ट लगता है। वैसे ही आपको हर स्पोर्ट्स में आप जैसे आपका कबड्डी हो गया तो कबड्डी में भी आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट लगता ही है हर टीम में। तो आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी करियर में स्पोर्ट्स में जा सकते हो, तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। उसी के बाद में बीएसएलपी, ये एक अपने आप में एक नई फील्ड है, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लर्निंग पैथोलॉजी। तो ऑडियोलॉजी में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हर साल मैं बच्चों को बोलता था कि आप ऑडियोलॉजी में जाइए, आप ऑडियोलॉजी में जाइए, जरूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस करिए या बीडीएस करिए, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी होती है कि कुछ पेरेंट्स को मैंने ये चीज बताई और वो आज ऑडियोलॉजी कर रहे हैं। तो वो अपने आप में बहुत अच्छी फील्ड है। पूरे इंडिया में काफी कम कॉलेजेस है ऑडियोलॉजी के। और ऑडियोलॉजी का मतलब बताना चाहूंगा कि अभी जो हियरिंग डिसेबिलिटी हो रही है, जिस तरह से मोबाइल का वापर हो रहा है, जिस तरह से माता जी रहेंगे क्या? तो ये सब माता जी चीजों की महाराज तो वजह नहीं से रहेंगे ना इसमें? ऑडियोलॉजी का आप कोर्स कर सकते हो, बीएसएलपी का आप डिग्री ले सकते हो। उसी के बाद में बीएससी नर्सिंग। अभी ये देखा गया है कि कोविड-19 और ये जो कोरोना वायरस के चलते नर्सिंग को कितना बड़ा शिफ्ट मिला है, आप देख सकते हो। और तो ज्यादातर के केरला में तमिलनाडु साइड में ही नर्सिंग का ज्यादा कोर्स पाया जाता है, साउथ साइड में। तो मैं अगर किसी को अगर नर्सिंग कोर्स करना है तो डेफिनेटली आप वो भी सोच सकते हो। एक बहुत अच्छा करियर है और एक 25 से 30 हजार रुपए का आपको सैलरी इसमें मिल सकता है। और अगर आप ओवरसीज जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको 30 से 40 लाख का सैलरी मिल सकता है नर्सिंग में। तो यह भी बहुत अच्छी फील्ड है। उसी के बाद में फार्मेसी मैंने पहले ही बता चुका हूँ ऊपर। उसी के बाद में आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, केमिस्ट्री कर सकते हो, फिजिक्स कर सकते हो, मैथमेटिक्स कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, ज्योग्राफी कर सकते हो, बॉटनी कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जा सकते हो, आप कंप्यूटर साइंस क्षेत्र में जा सकते हो। तो ऐसे अलग अलग फील्ड्स है। उसी के बाद में पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में मैं जानकारी दूंगा कि पैरामेडिकल कोर्सेज में अलग अलग तरीके के पूरे आपके कोर्सेज है। जैसे मैंने बताया कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फिर उसके बाद में कार्डियक सेंटर के लिए आप काम कर सकते हो। जैसे आप कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट के हाथ के नीचे आप एज अ इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट बोल के काम कर सकते हो। तो पैरामेडिकल कोर्सेज में भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। उसी के बाद में वेटरनरी साइंसेस, लेकिन हमारे इसमें पाया जाता है कि वेटरनरी साइंसेस में बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि ये एक एनिमल स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं, बीएससी वेटरनरी साइंस करते हैं और उसके बाद में अगर वो खुद का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो गवर्नमेंट का क्लास 1 का यूपीएससी का एग्जामिनेशन लिख के वो क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं वेटरनरी साइंसेस में। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज है।
उसी के बाद में मैं आपको कॉमर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि 10th के बाद में अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हो तो आप इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, स्टैटिस्टिक्स, ये अलग अलग चीजें आप ले सकते हो। और उसी के बाद में आप कॉमर्स में जिसी को इंटरेस्ट है तो आप अकाउंटेंसी में काफी अच्छे से काम कर सकते हो। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमर्स में कई नई फील्ड आ चुकी है। पहले ऐसा था कि कॉमर्स में सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या लॉ, ऐसे 4-5 ही फील्ड हमारे को पता चलती थी, लेकिन अब कॉमर्स का भी पूरा अपने आप में रुझान देखा गया है कि पिछले साल का अगर हम आंकड़ा देखते हैं, अगर 100 बच्चों ने एग्जाम लिखा तो करीबन 55 से 60 बच्चे कॉमर्स के तरफ जा रहे हैं। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का एचआरडी मिनिस्टर का एक सर्वे था, तो एचआरडी डिपार्टमेंट का सर्वे था। तो मुझे ये बोलना है कि कॉमर्स में आप बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में जा सकते हो, कि जिसको अगर अकाउंटेंसी और फाइनेंस में रुचि है तो डेफिनेटली ये 3 साल का वो कोर्स करके आगे एमबीए फाइनेंस कर सकता है। उसी के बाद में जो एवरग्रीन फील्ड है कॉमर्स की, सीए, सीएमए, सीएस, ये तीनों भी फील्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बना हुआ है। और ये तीनों फील्ड में सबसे खासियत एक ही है कि इसमें कोई प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। इसमें प्योरली मेरिट के थ्रू आपका एडमिशन होता है। पहले सीए में ऐसा होता था कि सीए में अलग अलग टाइप का एंट्रेंस, पहले जैसे सीपीटी था, अब वो सीए फाउंडेशन की तरफ चले गया है। वैसे ही कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स नाम था पहले सीएमए का, अब वो अभी सीएमए है। उसी के बाद में सीएस कंपनी सेक्रेटरी आप उसमें कर सकते हो। उसी के बाद में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक बीबीए अपने आप में एक नई फील्ड हो चुकी है। इसमें भी अलग अलग प्रकार आ चुके हैं, जैसे आईबी का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट में भी आप बीबीए कर सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप बीबीए कर सकते हो। उसी के बाद में ग्लोबल ई बिजनेस में आप बीबीए कर सकते हो। उसी के बाद में जो एवरग्रीन फील्ड है बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, कहीं पे बीकॉम ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड होती है, कहीं बीकॉम का डिग्री प्रोवाइड होता है। तो बीकॉम भी अपने आप में काफी अच्छा है। अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि श्रीराम कॉलेज, अगर आप श्रीराम कॉलेज से पढ़ते हो तो नॉर्मल बीकॉम स्टूडेंट का भी अगर आप सैलरी पाओगे तो 24 लाख रुपए साल है। लेकिन आपको वो लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, वो लेवल पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आप वो कॉलेज में आप एडमिशन ले सकोगे। उसी के बाद में बीएससी इकोनॉमिक्स आप कर सकते हो। अगर किसको लॉ फील्ड में अगर रुझान है तो आप एलएलबी कर सकते हो। 5 साल का एलएलबी आप कर सकते हो 12th के बाद में क्लैट का एग्जामिनेशन देके या सीईटी का एग्जामिनेशन देके। आगे मैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। नहीं तो आप आपका बीकॉम कंप्लीट करके आप एलएलबी 3 साल का कर सकते हो। अब ये इंटीग्रेटेड एमबीए, ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छी फील्ड है। जैसे अगर जो भी लोग इंदौर से है तो उनको पता होगा कि इंदौर में एक आईएम इंदौर करके एक कॉलेज है जो कि इंडिया के टॉप आईएम्स में से आता है। तो वहां पे वो आईएम ने एक आईपीएम नाम का कोर्स चालू किया है जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट। वहां पे बीबीए प्लस एमबीए कर सकते हो। उसी के बाद में अगर कोई गुजरात से होगा तो उनको निर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी होगी। तो निर्मा यूनिवर्सिटी गुजरात में बीबीए प्लस एमबीए का भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो भी अपने आप में काफी अच्छा कोर्स है। तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। और अगर आपको ये फिजिबल नहीं है तो आप बीबीए करके एमबीए कर सकते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमर्स अगर देखा गया तो पूरा हमारा जो भारत देश का जो सबसे ज्यादा कॉमर्स का अगर सेंटर या हम उसको कैपिटल माना जाता है मुंबई है। तो अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स करना चाहते हो तो डेफिनेटली बॉम्बे बहुत अच्छा है, दिल्ली बहुत अच्छा है, बैंगलोर बहुत अच्छा है और पुणे बहुत अच्छा है। उसी के साथ में जैसे आप कॉमर्स में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आप डिग्री ले सकते हो। उसी के बाद में फाइनेंशियल मार्केट, अगर किसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट है, आपका कमोडिटी मार्केट में इंटरेस्ट है, तो आप फाइनेंशियल मार्केट आप का डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। उसी के बाद में बीएससी पॉलिटिकल साइंस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है बीएससी पॉलिटिकल साइंस। अभी आपने देखा है कि जितने भी राजनीतिक दल है सभी को एक पॉलिटिकल एडवाइजर की बहुत जरूरत होती है। अगर आपने पिछले ये 6-7 वर्षों में आपने प्रशांत किशोर जी का नाम सुना होगा, तो प्रशांत किशोर जी ने जो जिस तरह से कैंपेनिंग में एक अपने आप में एक बड़ा नाम स्थापित किया है, तो आप बीएससी पॉलिटिकल साइंस करके भी वो काम कर सकते हो। आप आपका खुद का पॉलिटिकल सर्वे एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। आपका एक स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का टीम बना के आप आपका खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो 12th के बाद, अगर आप बीएससी पॉलिटिकल साइंस करते हो तो। नहीं तो अगर आपका जैसे बीएससी पॉलिटिकल साइंस अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, उसी के बाद में आप उसमें अगर मास्टर्स करना चाहते हो तो पुणे में एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है, आप एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में जा सकते हो, वहां पे एडमिशन ले सकते हो।
वहां पे आपको पॉलिटिकल साइंस का एक काफी अच्छा कोर्स कर सकते हो आप। उसी के बाद में अभी मैं यहाँ पे कॉमर्स तक की बात कर चुका हूँ। शायद अभी मुझे ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वो इंफॉर्मेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन मेरे से छूट जाए, लेकिन डेफिनेटली जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊँ, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और हमारे को माइनॉरिटी और बाकी जैसे ईडब्ल्यूएस के बारे में भी बात करना है, मैं वो भी बात करने वाला हूँ। अभी आर्ट्स अगर है तो आर्ट्स अगर कोई लेना चाहता है तो आप उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश कंपलसरी होता है, और कोई भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हो जैसे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, एक्सक्यूज, फिजिकल एजुकेशन, लिटरेचर। अभी पाया जाता है कि 12th के बाद में अगर आपको आर्ट्स करना है तो आप बेसिक एक आर्ट्स का डिग्री ले सकते हो। उसी के बाद में आप प्रोग्राम इन फिल्म, टेलीविजन एंड न्यू मीडिया प्रोडक्शन, ये आप आर्ट्स में काम कर सकते हो। मास मीडिया एक उभरता फील्ड है अभी। अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट एजेंसी खोलना है या ग्राफिक डिजाइनिंग फर्म खोलना है या आपको कोई डिजिटल मैनेजमेंट का कोई फर्म खोलना है तो आप मास मीडिया का अगर आप नॉलेज लेते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। मैं नॉलेज इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिग्री लेकर बेनिफिट नहीं है। आपका नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डिग्री भले 12th पास क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका नॉलेज है तो आप बिल्कुल आप हर चीज कर सकते हो। उसी के बाद में बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में सोशल वर्क का भी डिग्री अवेलेबल है और मुंबई यूनिवर्सिटी में भी सोशल वर्क का डिग्री अवेलेबल है। वैसे ही अपने अपने स्टेट के हर यूनिवर्सिटी में इसका डिग्री अवेलेबल है। उसी के बाद में हेरिटेज मैनेजमेंट। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे महासभा के प्रेसिडेंट है निर्मल कुमार जी सेठी, वो अगर कोई स्टूडेंट हेरिटेज मैनेजमेंट में काम करना चाहता है तो डेफिनेटली वो उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में अभी महासभा बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है और बहुत ज्यादा लेवल पे जैसे काम हो रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे अलग अलग क्षेत्र है तो वो काफी पुरातन है। जैन समाज के जितने भी धरोहर है वो काफी पुरातन है। अगर कोई उसमें हेरिटेज मैनेजमेंट करना चाहता है तो वाकई में उसको बहुत बड़ा स्कोप मिल सकता है, क्योंकि हमारे लोग काफी कम पाए जाते हैं हेरिटेज मैनेजमेंट में। तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी डिग्री है। मैं स्पेशली लड़कियों के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर आर्ट्स अगर कोई लड़की करना चाहती है तो 12th के बाद में वो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में अगर करती है तो वह एक लाइब्रेरियन बन सकती है, कोई कॉलेज या कोई स्कूल की, सॉरी स्कूल की नहीं, कोई भी कॉलेज की या कोई यूनिवर्सिटी की। अगर वो लाइब्रेरियन बन जाते हैं तो उनका कम से कम पगार 50,000 से 1.5 लाख रुपीस तक का उनका पगार जाता है। तो आप अगर बीएससी आप लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस भी करते हो तो शादी के बाद वो जहाँ पे भी जाते हैं तो उनको ये अपने आप में लाइब्रेरी एक 9 से 5 का जॉब है, तो डेफिनेटली आप ये भी कर सकते हो, ये सोच सकते हो आप। और मुझे लगता है कि आपने इंजीनियरिंग, मेडिकल या सीए, इसके अलावा भी दुनिया है। आप ऐसे कुछ अगर नीश करियर में जाते हो तो डेफिनेटली आपको आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और एक अच्छा इनकम भी मिल सकता है। और उसी के बाद में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। आप जैसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में बहुत अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जैसे आप टेक्सटाइल डिजाइन में जा सकते हो, आप अलग अलग डिजाइन क्षेत्र में जा सकते हो, आप आपका खुद का ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर्म चालू कर सकते हो, या कोई कंपनी में आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप लग सकते हो। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी अपने आप में बहुत अच्छा फील्ड है। उसी के बाद में मैं फोटोग्राफी को भी आज बोलना चाहूंगा कि अब जैन समाज में भी अगर आप देखोगे तो फोटोग्राफी को काफी इंपॉर्टेंस मिल गया। हर शादी में एक प्री वेडिंग फोटो शूट होता है, बेबी प्री मैटरनरी शूट होता है, शादी का शूट होता है, उसी के बाद में आपका बेबी शूट होता है, बर्थडे शूट होता है, किटी पार्टी का फोटो शूट होता है। तो ऐसे अलग अलग अन्य अन्य प्रकार के फोटोग्राफी के अलग अलग प्रकार हो चुके हैं, तो लोग आज फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्टेड है। तो आप फोटोग्राफी भी एज ए करियर कर सकते हो। और उसी के साथ में आपका अगर आप सेटअप देखा जाता है फोटोग्राफी का, मात्र 5 से 10 लाख रुपए में अगर आपका पूरा सेटअप इनिशियली अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको उतने एक अमाउंट में आपका वो सेटअप स्टार्ट हो सकता है। और आपको अगर उसमें रुचि है तो डेफिनेटली आप उसमें सालाना करीबन करीबन 10 से 15 लाख रुपए आप उसमें कमा सकते हो। और एक खुशी भी मिलती है। फोटोग्राफी अगर किसी को अच्छे फोटोज देते हो तो वो अपने आप में खुशी भी है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। मैं हर पेरेंट को, हर कोई आदमी को मैं बताना चाहूंगा कि आपने एक ना एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए।
क्योंकि हमको तो इंग्लिश, मराठी, जैसे हम महाराष्ट्र से तो हमारे को मराठी है, कुछ लोग यहाँ राजस्थान से उनको मारवाड़ी आती होगी अच्छे से, कुछ गुजरात से उनको गुजराती अच्छी से आती होगी, या साउथ से तो उनको कन्नड़ा आती होगी। तो डिपेंड्स, आप जो वो जिसका उसका रीजनल लैंग्वेज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ओवर द वर्ल्ड में अगर हम देखा जाता है कि अगर हम कुछ अलग लैंग्वेजेस भी सीखते हैं तो हम बाकी बच्चों से पूरे अलग हो जाते हैं, या बाकी लोगों से पूरे अलग हो जाते हैं कि अगर हमें हमारे पास में कोई एक स्पेशल चीज हो तो मैं बताना चाहूंगा कि आप जर्मन सीख सकते हो, जापानीज सीख सकते हो, चाइनीज सीख सकते हो और फ्रेंच सीख सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा कि पूरी यूरोपियन कंट्रीज में मैक्सिमम जगह पे फ्रेंच बोला जाता है, तो मैं बोलूंगा कि आप फ्रेंच से शुरुआत करो। और अगर कोई इंजीनियरिंग में जाना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको इंजीनियरिंग में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, प्रोडक्शन में जाना है, तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख के अभी से आप चालू करिए। भले ही आप 10th स्टैंडर्ड में क्यों ना हो, अभी आपके पास में ये 22 मार्च से कोरोना वायरस का ये जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद में तुरंत लॉकडाउन आ गया। तो मुझे बताइए आप कि 22 मार्च से लगाकर आज हमारी 21 तारीख है, 21 जून है आज। आज अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है। तो मैं ये बोलूंगा कि 21 जून तक आपने क्या किया। मैं बोलूंगा कि कुछ आपने अलग करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने ये फॉरेन लैंग्वेज बिल्कुल करना चाहेंगे, आप करिए। और हम अभी महासभा के माध्यम से कुछ हम ऐसे भी एक्सपर्ट्स बुलाने वाले हैं जिसमें धार्मिक ज्ञान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको एजुकेशनल बेनिफिट किस तरह से मिल सकता है, हम वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपको आने वाले फ्यूचर में आप इस तरह से अगर आप महासभा के साथ में जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ बेनिफिट हम बिल्कुल कराएंगे। आप तो मैं आपको बस यही चीज बोलूंगा कि आपने जर्मन लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, मैं चाइनीज तो बोलूंगा, अगर जिसका चाइनीज का थोड़ा, अगर जिसका भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है तो डेफिनेटली उन्होंने भी सीखना चाहिए। लेकिन अभी चाइना के जिस तरह से बाइकआउट हो रहा है तो मैं थोड़ा उसके लिए फर्म नहीं हूँ। लेकिन फ्रेंच बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी उसी के बाद में मैं आपको एडमिशन असिस्टेंस के बारे में आप बताने जा रहा हूँ। अब कॉलेज कैसा चूज करना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉलेज चूज करते समय कि आप आपकी पहले तो बाउंड्री बना लीजिए। जहां पे भी आप रहते हो, आप आपके बच्चे को कहाँ भेजना चाहते हो, वो एक आपकी बाउंड्री आप बना लीजिए कि नहीं, मुझे उसको महाराष्ट्र नहीं भेजना है, मुझे उसको राजस्थान नहीं भेजना है, मुझे उसको एक अन्य ठिकाने नहीं भेजना है, या कहाँ पे भी नहीं भेजना है। तो बाउंड्री बना के लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन से, फिर आपको कोई, आप जैसे आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मैंने अभी सबकी जानकारी दी आपको, तो आपने कोई एक क्षेत्र पकड़ लिया, जैसे साइंस पकड़ लिया एक एग्जांपल के लिए, तो साइंस पकड़ने के बाद में आपने पीसीएम ग्रुप पकड़ लिया। अब पीसीएम ग्रुप पकड़ने के बाद में आपने इंजीनियरिंग पकड़ लिया। तो इंजीनियरिंग में आपने डीप स्टडी करना चाहिए कि इंजीनियरिंग में मेरे को अगर जाना है तो मैं कौन सी एग्जाम्स दूं। तो यहाँ पे मैं उसका वर्णन करने वाला हूँ। आप देखिए इधर साइंस स्ट्रीम्स में एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे जेई मेंस पेपर 1, पेपर 2। जैसे अगर कोई पीसीएम ग्रुप लेता है, अगर वो इंजीनियरिंग करने वाला होता है तो उसको पहले जेई मेंस का पेपर 1 देना पड़ता है। पेपर 1 होता है आपका जनवरी में, और पेपर 2 होता है जो कि अप्रैल में, और अभी कोरोना वायरस के चलते वो पोस्टपोन होकर अभी जुलाई में चला गया है। उसी के बाद में अगर जो भी बच्चा अगर जेई मेंस क्लियर कर लेता है तो जेई एडवांस में हो जाता है। अगर आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्षीय जितने भी भारत से पूरे लोग कोटा जाते हैं, राजस्थान कोटा में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो आईआईटी जा सके, वो नीट में जा सके, या कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जा सके, चाहे वो एम्स में जा सके, एम्स में जा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप ऐसे अलग अलग जगह जा सकते हो। तो उसी के बाद में हर गवर्नमेंट, हर स्टेट का अलग अलग सीटी होती है हर स्टेट की। तो वो जो स्टेट में आप रहते हो तो वहां पे आपको जो भी सीटी देनी है तो आपने उस पर ध्यान देना चाहिए। उसी के बाद में राजस्थान में एक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बिट्स पिलानी नाम से जाना जाता है, जयपुर के थोड़ा सा पास में है ये। तो बिट्स पिलानी अपने आप में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक हम बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग में एक देश की शान है ये वाला कॉलेज। तो हर बच्चा ये ऐसे कॉलेज से पढ़ने की इच्छा रखता है, तो उसका भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है बिटसेट।
तो उसमें 3 अलग अलग कॉलेजेस है। एक तो आपका पिलानी, हैदराबाद, गोवा और दुबई। लेकिन दुबई कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि दुबई का इंस्टीट्यूट इतना क्वालिटी वाला नहीं है, लेकिन ये तीनों इंस्टीट्यूट डेफिनेटली क्वालिटी वाले इंस्टीट्यूट है। उसी के बाद में बच्चे अगर जो पीसीएम देना चाहते हैं और जो आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, उन्होंने नाटा एग्जामिनेशन देनी चाहिए जो कि आर्किटेक्चर के लिए है। उसी के बाद में अगर किसी को साइंस में इंटरेस्ट है तो उन्होंने आइसर एग्जाम देनी चाहिए अगर उनको आगे रिसर्च करना है तो। उसी के बाद में यूजीडब्ल्यू ट्रिपल आईटी हैदराबाद का यूजीडब्ल्यू एक इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 साल का, जिसमें आपका बीटेक और एमटेक कवर हो जाता है। लेकिन ये कॉलेज स्पेशली कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो यूजीडब्ल्यू का आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दे सकते हो, जो कि आपका फॉर्म फिलिंग चालू होता है फरवरी में, हर साल के फरवरी में चालू होता है, तो आप वो दे सकते हो। उसी के बाद में केवीपीवाई एग्जामिनेशन आप दे सकते हो, जिसमें आपका अलग अलग कॉलेज में आपका ये एग्जामिनेशन देने की वजह से अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री बहुत सारे कॉलेजेस में। उसी के बाद में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को भी मान्यता दे दी है कि आप खुद की यूनिवर्सिटी सेटअप कर सकते हो। ये पैटर्न एक्चुअली यूएस में पाया जाता है और काफी सारे ओवरसीज कंट्रीज में पाया जाता है कि बहुत छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज होते हैं। तो वैसे भारत में भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज आप बन चुकी है, तो आपने वो यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना चाहिए और अगर वो यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन होती है तो वो एग्जामिनेशन भी देनी चाहिए। तो जो भी कोर्स आप करना चाहते हो तो ये सब आपने पहले सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। अभी ये साल मेडिकल जो पीसीबी ग्रुप देते हैं तो उसमें नीट एग्जामिनेशन, जिपमर और एम्स था पहले, लेकिन अभी पूरी एग्जामिनेशन कैंसिल करके अभी केवल और केवल सिर्फ नीट एग्जामिनेशन है आपके पूरे मेडिकल एडमिशन्स के लिए। उसी के बाद में आपकी सीईटी भी होती है अलग अलग स्टेट में, जिसके थ्रू आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो और एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो पीसीबी ग्रुप के लिए। उसी के बाद में ऑडियोलॉजी की भी आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है कुछ कुछ कॉलेजेस में, फिजियोथेरेपी की भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट होती है। तो आपने इसका टाइमिंग और आपका पूरा शेड्यूल आपने बना के रखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। उसी के बाद में कॉमर्स से रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ अभी कि कॉमर्स में अगर कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जाना चाहता है बीबीए प्लस एमबीए में, तो आईआईएम इंदौर का आईपीएम एग्जाम होता है। उसी के बाद में पिछले साल रोहतक में भी एक कॉलेज आईआईएम रोहतक है, तो रोहतक का भी ये बीबीए प्लस एमबीए स्टार्ट हुआ है, तो आप उसमें भी फॉर्म भर सकते हो और आप एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। उसी के बाद में निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद आईपीएम का इंदौर का स्कोर लेता है। तो ऐसी अलग अलग एग्जामिनेशन होती है, तो आपने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसी के बाद में मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस की डिटेल दी है, लेकिन आपके भी स्टेट में अपने अपने बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, तो उसकी भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, तो आपको वो देना चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट लॉ करना चाहता है तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में अगर वो जाना चाहता है तो 15 टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, और वो क्लैट अगर आप देते हो तो क्लैट के थ्रू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं लॉ के लिए। तो वो भी अपने आप में काफी अच्छी चीज है कि आप लॉ अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली एनएलयू में ही आपने जाना चाहिए, ऐसा हम बताएंगे आपको। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम में भी मल्टीपल डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैविंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर वेरियस कोर्सेज, प्लीज चेक इम्पोर्टेंट डेट्स। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बिजनेस में रहते हैं, हम जैन समाज वाले हर यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट होते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज में अगर आप देखोगे कि अगर जैन समाज का अगर बच्चा है तो यार इनके पास बहुत पैसा है, एक ऐसा दिमाग में हर यूनिवर्सिटी या हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक दिमाग में होता है। तो मुझे आपको यही बताना है कि आप प्लीज अगर आप फॉर्म भरते हो अच्छे से तो आपको कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है, आपको कोई डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आपका जो भी चार्ट है, स्टूडेंट शुड प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इम्पोर्टेंट डेट्स। हर इंपॉर्टेंट डेट का प्रॉपर एक चार्ट बनाइए और वो उसका डेट लिखिए कब फॉर्म भरना है, कैसे। थोड़ा मेहनत है, हमारे को मेहनत करने के लिए बहुत जान पे आता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्म्स वगैरह भरना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल वो कर सकते हो। और बहुत सारे कॉलेजेस बॉम्बे में या अलग अलग स्थानों पे ऐसे हैं कि जो अभी भी कॉमर्स में बोर्ड के मार्क्स के थ्रू लेते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं सुन रहे हैं, 10th और 12th का बोर्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपका परसेंटेज कम आता है तो आपके फ्यूचर पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन को आप इजीली मत लीजिए। पिछले साल पाया गया कि एक बच्चे को आईआईटी में एडमिशन मिल रहा था, उसका सब कुछ क्रैक हो चुका था, लेकिन उसको बोर्ड में केवल 60% के लिए वो आईआईटी नहीं जा पाए, हालांकि पूरी एग्जामिनेशन क्लियर कर चुका था वो। तो मैं आपको एक अच्छा सजेशन दूंगा कि कोई भी तरीके से आप बोर्ड एग्जामिनेशन को इजीली मत लीजिए, आप उसको सीरियसली लीजिए। उसके बाद में आर्ट्स का एक फाइन आर्ट्स में अगर आप जाना चाहते हो तो वो फाइन आर्ट्स का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो होटल मैनेजमेंट का भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। उसी के बाद में अगर कोई सोशल वर्क में जाना चाहते हैं तो उसका एक टिस्बैट नाम का एग्जामिनेशन होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का। तो ये चीज आपने देखनी चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि अब अप्लाई इन ईच एंड एवरी एडमिशन प्रोसीजर, कोई भी एडमिशन प्रोसीजर होने दीजिए वो, डोंट मिस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। अरे मेरा टाइम चले गया, अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, अरे मेरे तो डॉक्यूमेंट्स ही रह गए। तो चेक ऑल द डॉक्यूमेंट इश्यूज। आप जो भी डॉक्यूमेंट में आपका प्रॉब्लम रहेगा, जैसे हम बहुत बार क्या करते हैं, अब जैसे मैं सावन चुड़ियोल मेरा नाम, सावन उमेश चुड़ियोल मेरा नाम, सावन उमेश चुड़ियोल ब्रैकेट में मैं जैन लिख देता हूँ, तो मेरे आधार कार्ड पे कुछ अलग होता है, मेरे पैन कार्ड पे कुछ अलग होता है, तो मेरे 10th के मार्कशीट पे कुछ अलग होता है। तो आपको बाद में प्रॉब्लम आता है ये सब चीजों का। तो आप अभी फ्री हो, आपके पूरे डॉक्यूमेंट, जैसे अभी आपका जो भी आपका सरकारी डिपार्टमेंट अगर चालू, तो आपके नाम में करेक्शन करके ले लीजिए, आपके स्पेलिंग में करेक्शन करके ले लीजिए, क्योंकि वन मिस्टेक इन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस विल मेक यू क्राई। आपको रुला देगा, अगर थोड़ी भी दिक्कत आती है तो आपको बहुत तकलीफ हो जाती है सब चीजों। उसी के बाद में अभी यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, एक आपका इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट बनता है आपके तहसील ऑफिस पे से, कलेक्टर ऑफिस में से या आपके पंचायत ऑफिस में से। फिर आपका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना कंपलसरी होता है। कास्ट सर्टिफिकेट हमारे में काम में नहीं आता है, वो इफ एप्लीकेबल है, लेकिन हमारे लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं जानकारी दूंगा। और कुछ जैन समाज में भी लोग ओबीसी में आते हैं, उनके लिए डेफिनेटली आपको कास्ट सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। उसी के बाद में अगर आप एडमिशन प्रोसेस में जाते हो तो इनकम सर्टिफिकेट आपको बहुत जरूरी है निकालने के लिए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट अगर आप निकाल लेते हो तो बहुत सारी स्कॉलरशिप आपके लिए अवेल हो सकती है। तो 8 लाख से नीचे अगर आपका इनकम है तो आपने जरूर इनकम सर्टिफिकेट निकालना चाहिए। हाँ, और एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, माइनॉरिटी के लिए, जैन माइनॉरिटी के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है 10th के आगे पढ़ने के लिए। जो भी एडमिशन प्रोसेस में लगता है वहां पे कहीं पे भी जैन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। आपका एक सेल्फ डिक्लेयर्ड एफिडेविट पे कई जगह पे बॉन्ड पेपर पे मांगते हैं, कई जगह पे एक प्लेन पेपर पे मांगते हैं, तो वो प्लेन पेपर पे भी आपका काम हो जाता है। तो कहीं पे भी आपको सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन एक बॉन्ड पेपर पे अगर आप लिख के दे दो कि हम जैन है और उसके क्लॉजेस डाल दो कि 27 जनवरी 2014 को हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी दी, और जिसके उसके स्टेट में अलग अलग माइनॉरिटी अलग अलग टाइम पे दी गई है। अब जैसे महाराष्ट्र में 2004 में माइनॉरिटी मिला है, जैन माइनॉरिटी का स्टेटस 2004 में मिला है। तो ऐसा अपने आप में सब कुछ अलग अलग है। तो आपने फॉर्म भरते टाइम पे ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए, हर चीज का आपने प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपका जब एडमिशन प्रोसीजर चालू होता है तो 10-15 दिन का ही समय होता है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको तकलीफ देता है जब, तो पहले से ही वो पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखिए आप। अब इसके पहले जो पिछले रविवार को हमने एक सेमिनार लिया था ईडब्ल्यूएस, तो मैं ईडब्ल्यूएस की थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि उससे भी पहले, ईडब्ल्यूएस से भी पहले मैं आपको ट्यूशन फी वेवर स्कीम की जानकारी देना चाहूंगा, उसके बाद में हम ईडब्ल्यूएस पे आ जाएंगे। अभी देखिए ट्यूशन फी वेवर स्कीम, अभी गुजरात और महाराष्ट्र का तो मुझे पता है कि ट्यूशन फी वेवर स्कीम यहाँ पे है, मुझे नहीं पता बाकी स्टेट में है या नहीं है, लेकिन आपको अपने स्टेट में चेक करना पड़ेगा ट्यूशन फी वेवर स्कीम के बारे में। ट्यूशन फी वेवर स्कीम 10th के बाद में डिप्लोमा कोर्स में पाया जाता है, और इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग में पाया जाता है। तो ट्यूशन फी का एक अपने आप में बहुत अच्छा स्कीम है, गवर्नमेंट ने ये लागू किया है। तो जिनका भी इनकम 8 लाख से अगर कम है वो ट्यूशन फी स्कीम में एप्लीकेबल हो जाता है, और उनको इनकम सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा उनके तहसील ऑफिस में से या कलेक्टर ऑफिस में से,
और 5% सीट्स बोले तो अगर 100 सीट्स है कोई कॉलेज में, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में खुद का वो प्रोसेस चला सकते हैं। लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेजेस प्राइवेट और गवर्नमेंट के आते हैं यूनिवर्सिटी के अंडर, वहां पे 5% सीट रिजर्व्ड है। अगर 100 सीट है तो 100 का 5% मीन्स 5 सीट, तो 100 प्लस 5 105 टोटल सीट्स हो जाती है, और 100 का इफेक्ट नहीं आता है। 100 पे नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चलता है, और 5% पे क्या होता है कि ट्यूशन फी वेवर स्कीम लगती है। और ट्यूशन फी वेवर स्कीम का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर मेरिट, इसमें मेरिट में आना बहुत जरूरी है, आपका मेरिट बेसिस पे ही होता है। तो अगर उसका इनकम क्राइटेरिया सेट है, अगर वो ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए यस करता है और उसके ऑप्शन फॉर्म में ऑप्शन बरोबर भरता है, वो नॉर्मल ऑप्शन भी भर सकता है और टीएफडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन भर सकता है। इसको टीएफडब्ल्यूएस बोला जाता है, ट्यूशन फी वेवर स्कीम, टीएफडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ट्यूशन फी वेवर स्कीम में अगर सपोज आपके कॉलेज की फीस ₹1,00,000 है, एक प्राइवेट कॉलेज है, उसकी फीस 1,10,000 है एग्जाम्पल के लिए, 10,000 रुपए आपका डेवलपमेंट फीस है और ट्यूशन फीस आपका ₹1,00,000। अगर आप ये स्कीम में बैठ जाते हो तो 10,000 रुपए ही आपको मात्रा लगता है डेवलपमेंट फीस, और ट्यूशन फीस टोटल वेव्ड ऑफ है। ट्यूशन फी वेवर स्कीम, उसका नाम ही ऐसा है। तो पूरा आपको पूरा एजुकेशन आपका अगर देखा गया 1,10,000 इंटू 4 साल का अगर कोर्स है या 3 साल का कोर्स है, तो 3,30,000 रुपए 3 साल के कोर्स के लिए लगते हैं, तो आपके 3,00,000 रुपए बचते हैं प्रति एक स्टूडेंट का, 3,00,000 रुपए आपका बचता है। उसी के साथ में आप इंजीनियरिंग में अगर जाते हो तो इंजीनियरिंग में 4,00,000 रुपए बचता है। 4,00,000 रुपए में क्या नहीं होता है, आपका हॉस्टल हो जाएगा, आपका खाना हो जाएगा, आपका लैपटॉप लेना हो जाएगा, आपकी गाड़ी लेनी हो जाएगी, आपकी 2 व्हीलर लेनी हो जाएगी। तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। तो हम सिर्फ जैन माइनॉरिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की अगर ओपन के लिए कोई दूसरी स्कीम भी है वो भी देखिए आप, वो जरूरी है। ठीक है, तो ये ट्यूशन फीस के बारे में मैंने जानकारी दी। उसी के बाद में टैक्स प्लानिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका अगर स्टूडेंट 10th या 8th स्टैंडर्ड में है तो आप पहले से आपका फादर और मदर, जो फैमिली होती है, मम्मी और पापा, स्टूडेंट के या डॉटर, लड़का लड़की दोनों में से कोई भी हो, तो उनके मम्मी पापा का इनकम, आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरते होगे तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप बिजनेस में हो तो आप सीए का हेल्प लीजिए, उसमें सीए का हेल्प लेने से डेफिनेटली आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। आगे मैं बताना चाहूंगा कि एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। अगर जो भी एजुकेशन करना चाहते हो उसका ये पासपोर्ट है फ्यूचर का। पूरे वर्ल्ड में अगर आपके पास में एजुकेशन है, आपको बिजनेस में कितनी भी बड़ी मार पड़ जाए, तो अगर आपका नॉलेज आपके साथ में है तो आप आपका फ्यूचर बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ड्रास्टिकली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अंत में अभी मैं बस माइनॉरिटी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि 11:30 बज चुका है। मुझे 1 घंटे का समय प्रॉपर दिया गया था, तो डेफिनेटली मैं वो पूरा 1 घंटे के अंदर खत्म करूंगा। अब मैं आपको माइनॉरिटी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। माइनॉरिटी टोटल 6 समाज को मिली है, जैसे जैन समाज, मुस्लिम समाज, बुद्ध समाज, सिख समाज, पारसी समाज और जोरास्ट्रियन समाज को मिली है। इस तरह से 6 अलग अलग समाज को हमारे को माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिली है अंडर द पार्लियामेंट एक्ट के अंडर। दोनों भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ पास हुआ है, और हमारे को स्कॉलरशिप मिलती है उसकी। हमारे को माइनॉरिटी के अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी मैं सिर्फ स्कॉलरशिप की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। बाकी बहुत सारा है, माइनॉरिटी के थ्रू बहुत बेनिफिट्स भी है, तो डेफिनेटली वो मिल सकते हैं। अब जैसे माइनॉरिटी में अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक अगर आपका कोई बच्चा है तो आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ले सकते हो। और क्या होता है ना, हर स्कॉलरशिप का इनकम क्राइटेरिया अलग अलग होता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि कोई एक दूसरी स्कॉलरशिप को तीसरी स्कॉलरशिप से जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि आपका क्लैरिटी नहीं आती और आप समझते हैं कि हर एक स्कॉलरशिप में इतना ही इनकम क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है। तो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लगाकर तो 10th स्टैंडर्ड के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है, कि आप आपके स्कूल में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको उसमें फर्स्ट टू 5th स्टैंडर्ड में कुछ 500 रुपए 1000 रुपए साल आपको आता है। उसी के बाद में 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक का कुछ
2 या 3,000 रुपए या 5,000 रुपए के आसपास कुछ आता है, वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। उसी के बाद में मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, सॉरी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मैट्रिक का मतलब होता है 10th तक, और पोस्ट बोले तो 10th के बाद वाला स्कॉलरशिप, तो उसमें 11th भी आ जाता है, 12th भी आ जाता है और आपका ग्रेजुएशन भी आ जाता है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हो फॉर जितने भी आपके कोर्सेस है, हर कोर्स में अवेलेबल है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं अवेलेबल है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप केवल और केवल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में जो यूनिवर्सिटीज के अंडर में आते हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में आते होंगे, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, गुजरात में यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटीज के अंडर आते होंगे। जो गवर्नमेंट की है उसके थ्रू ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है। डीम्ड और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसी के बाद में मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप टेक्निकल कोर्सेज के लिए है। जितने भी टेक्निकल कोर्सेज है, जैसे टेक्निकल कोर्स में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, आपका मेडिकल, सॉरी मेडिकल नहीं बोला जाएगा उसमें, लेकिन ये जितने भी टेक्निकल कोर्सेस है, तो ये टेक्निकल कोर्सेस में आपका मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप है। और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप करीबन 25,000 रुपए हर स्टूडेंट को मिलता है। और या तो 25,000 मिलेगा डे स्कॉलर को, नहीं तो 30,000 मिलेगा। एक हॉस्टल पे अगर कोई बच्चा रहता है तो उसको 30,000 रुपए मिलता है। वैसे ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की अपने अपने स्टेट में स्कॉलरशिप होती है, तो वो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप होती है। तो वो आपको scholarship.gov.in ये वेबसाइट के ऊपर जाके आपको स्कॉलरशिप भरनी है और आप वहां से स्कॉलरशिप भर सकते हो। अब क्या होता है, बहुत बार कंफ्यूजन है कि हमने जैन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप लेनी चाहिए या कोई अन्य स्कॉलरशिप लेनी चाहिए। अब महाराष्ट्र में तो जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए EBC नाम का एक स्कॉलरशिप है, जिसमें स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। जिनका भी फैमिली इनकम, फैमिली बोले तो फादर और मदर का इनकम 8 लाख से कम है, उनको 50% ट्यूशन फीस में आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज है। और आपने कंपेयर करना चाहिए कि माइनॉरिटी में तो मेरे को 25,000 मिल रहे हैं, और अगर सपोज 1 लाख रुपए कोई कॉलेज की फीस है, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए फीस है, 90,000 रुपए आपका ट्यूशन फीस है, तो 90,000 रुपए ट्यूशन फीस है, तो उसका 50% ट्यूशन फीस अगर हम माइनस करें तो वो 45,000 रुपए होता है। तो 45,000 और 10 ऐसे 55,000 रुपए ही हमारे को फीस लगने वाला है अगर हम EBC के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो वही अगर हम माइनॉरिटी के थ्रू अप्लाई करें तो हमारे को 25,000 ही मिलता है, जो कि 75,000 रुपए हमारे को भरने हैं फिर भी। तो 55,000 अच्छा है या 75,000 अच्छा है? तो जब भी आप कोई स्कॉलरशिप चूज करो तो वन शुड सिलेक्ट स्कॉलरशिप वाइजली, ठीक है। हाँ, अब ये भी एक अपने आप में एक बड़ी चीज है। जैसे आपको माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन अभी पाया जाता है कि हमारे माइनॉरिटी की कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स है, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा कि सुमनदीप विद्यापीठ गुजरात वडोदरा में ये कॉलेज है, जिधर हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। ये मेडिकल का कॉलेज है, जिधर MBBS BDS ये दोनों भी एडमिशन होते हैं। तो वहां पे 51% सीट्स हमारे लिए रिजर्व है। वैसे ही तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में भी मेडिकल एडमिशंस के लिए हमारे लिए जैन माइनॉरिटी की सीट्स अवेलेबल है। वैसे ही महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे कि BMS के लिए 100% सीट रिजर्व्ड है। सोलापुर के हमारे कॉलेज में एक BMS का कॉलेज है हमारा, तो सेठ गोविंद राव जी कॉलेज का नाम है शायद, तो वो कॉलेज में है। उसी के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज अगर देखा गया तो नागपुर में एक बड़जाते जी का इंजीनियरिंग कॉलेज है। और उसी के बाद में अब वो पता नहीं वो जैन माइनॉरिटी है या नहीं है, लेकिन आप वालचंद सोलापुर पक्का जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। चांदवड़ का कॉलेज पक्का जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। तो जैन माइनॉरिटी कॉलेज में, दोनों कॉलेज में 51% सीट्स हमारे रिजर्व्ड है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। तो अब यहाँ पे जो भी लोग, जो भी महानुभव है कि अगर हमारा कॉलेज चालू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट दे सकते हो। अगर आप हमारा कॉलेज, अगर हमारे जैन कम्युनिटी का अगर कॉलेज चालू हो सकता है तो वो कॉलेज में 51% सीट्स डायरेक्टली हम जैन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक दुर्दैव भी पाया जाता है कि गवर्नमेंट 3 साल तक देखता है कि अगर 3 साल तक वो कॉलेज में अगर जैन स्टूडेंट्स नहीं आते हैं
तो गवर्नमेंट आपका माइनॉरिटी स्टेटस भी आपका निकाल सकता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट या कोई पेरेंट आप सुन रहा है तो आपने ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका कॉलेज जैन माइनॉरिटी का है और अगर आपको कहीं पे एडमिशन नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली अपने जैन माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई करके आपका एडमिशन मिल सकता है। और पिछले साल ही जे मखदूम का भी एक कॉलेज ऐड हुआ है जैन माइनॉरिटी में जयसिंहपुर में, तो वो भी कॉलेज आप एडमिशन के लिए सोच सकते हो BMS और BHMS में। ठीक है, उसी के बाद में बी while filling any form after 10th कहीं पे भी आप फॉर्म भरते हो तो आपने ध्यान रखना चाहिए आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स का, मैंने पहले भी बताया वो चीज। उसी के बाद में लिंग्विस्टिक बेस्ड स्कॉलरशिप। अब लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज बेस्ड स्कॉलरशिप। आपकी मदर टंग कौन सी है? अभी हम जैन कम्युनिटी में क्या करते हैं कि हमारी मदर टंग हमेशा मारवाड़ी लिख देते हैं, लेकिन हमारी मारवाड़ी की कोई कॉलेजेस नहीं है, लेकिन हिंदी माइनॉरिटी के बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है। तो मैं हर एक को अनुरोध करूंगा कि आप जब भी आपकी मदर टंग लिखते हो तो आप हिंदी लिखिए उसको, लेकिन कास्ट और रिलीजन की कॉलम में जैन डालिए, लेकिन आप मदर टंग में हिंदी लिखिए। उसका कारण है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस है जिनको सिर्फ मदर टंग होने की वजह से, जैसे हम जैन माइनॉरिटी का एक सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट देते हैं, वैसे एक लिंग्विस्टिक बेस्ड माइनॉरिटी का भी एक रिजर्वेशन होता है, तो अब वो भी रिजर्वेशन हमारे को 51% मिल सकता है। उसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। ये एक हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज और जैन इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट कॉलेज है ये नागपुर विदर्भ में। उसी के बाद में जैन हिंदी माइनॉरिटी आदित्य कॉलेज बॉम्बे आर्किटेक्चर के लिए पहले सीट्स बहुत कम होती है, तो आदित्य कॉलेज बॉम्बे का एक कॉलेज है। उसी के बाद में ठाकुर कॉलेज है बॉम्बे का। तो ये दोनों कॉलेजेस में आपका हिंदी माइनॉरिटी लिया जाता है। उसी के बाद में प्रियदर्शनी कॉलेज नागपुर का कॉलेज है। मुंबई में आदित्य और ठाकुर ये दोनों बहुत अच्छे कॉलेजेस है आर्किटेक्चर के लिए। तो यहाँ पे हमारे को क्या होता है कि अगर कोई एक बच्चे को 97 पे अगर एडमिशन मिल रहा है, एक ओपन कम्युनिटी वाले बच्चे को, अगर वो हिंदी माइनॉरिटी हम डालते हैं तो उसका एडमिशन 67 पे भी हो जाता है, क्योंकि 100 सीट है तो 51 सीट हिंदी वाले माइनॉरिटी के बच्चों के लिए रखी गई है, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे आ जाता है। तो आपने बिल्कुल ध्यान देना चाहिए ये फॉर्म भरते टाइम पे। उसी के बाद में मैं स्कॉलरशिप की आपको जानकारी दे रहा हूँ कि स्कॉलरशिप में गर्ल्स के लिए स्पेशली ये स्कॉलरशिप है कि फेयर एंड लवली फाउंडेशन का स्कॉलरशिप है, जो फेयर एंड लवली ब्रांड है, वो फेयर एंड लवली ब्रांड का भी आपको स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। उसके बाद में लीला पूनावाला का भी फाउंडेशन का स्कॉलरशिप है, जिसमें स्कूल स्कॉलरशिप है लीला जूनियर्स नाम से, और ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है लीला गर्ल्स नाम से, और पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप लीला फेलोज नाम से। और रिलायंस फाउंडेशन का भी स्कॉलरशिप है जिसमें नीता अंबानी पूरा ध्यान देते हैं, और अगर आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है उसके थ्रू, और मेनी अदर स्कॉलरशिप। और वैसे ही अभी महासभा ने ज्ञान प्रकाश योजना चालू की है, जिसके थ्रू भी आप ज्ञान प्रकाश योजना में अगर कोई गरीब तबके के लोग हैं तो डेफिनेटली अगर किसी को प्रॉब्लम भी है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई गरीब तबके का नहीं हो, लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते उनकी फैमिली जो भी इनकम उनको मिलता था उनको अब वो इनकम नहीं मिल पा रहा है, या जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम किसी को आपका नाम नहीं बताते हुए भी आपको स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन आप इसकी पूरी जानकारी हमारे महासभा की टीम से आप बात कर सकते हो और आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। अब अंत में आपको मैं सिर्फ कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो EWS की है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको मैं EWS की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये लास्ट है, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। अब EWS फरवरी 2019 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने और पूरे जितने भी हमारे MP है उन्होंने ये एक रिजर्वेशन पारित किया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक 10% रिजर्वेशन एजुकेशन में और डायरेक्ट सिविल पोस्ट में, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का पोस्ट निकले तो उसमें 10% स्टेट अवे रिजर्वेशन हमारे को मिलेगा। और ये रिजर्वेशन में SC ST OBC कोई भी कम्युनिटी इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगी, सिर्फ इसमें प्योरली ये ओपन के लिए ये वाला रिजर्वेशन है। तो अपने आप में बहुत अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने पहली बार आर्थिक आरक्षण लाया है। तो एनुअल फैमिली इनकम किसका भी अगर 8 लाख से कम है तो वो ये वाला स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। उसी के बाद में फैमिली इनकम के अलावा आपका 5 एकड़ के ऊपर एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए,
रेसिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर नहीं होना चाहिए, 900 स्क्वायर फीट के ऊपर आपका रेसिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए आपके म्युनिसिपैलिटी एरिया में, आपके ग्राम पंचायत एरिया में, या आपका जो भी कॉर्पोरेशन एरिया आता होगा या जो भी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला एरिया आता होगा, तो उसके अंदर 900 स्क्वायर फीट के ऊपर आपका प्लॉट नहीं चाहिए। उसी के बाद में रेसिडेंशियल प्लॉट आपका 1800 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं चाहिए अदर देन म्युनिसिपैलिटी एरियाज में। तो अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो डेफिनेटली आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन पा सकते हो। और ईडब्ल्यूएस का ये अभी मैं आपको चैट बॉक्स में एक डिटेल भेज रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं आपको चैट बॉक्स में डिटेल भेजूंगा, तो आप वो डिटेल चेक कर सकते हो। पूरा की पूरा डॉक्यूमेंट है उसका, ये जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे बता रहा हूँ, तो वही वाला डॉक्यूमेंट आपको पूरा काम में आएगा। और फैमिली का मतलब ये होता है कि फादर, मदर और सिबलिंग बोले तो अगर मैं हूं तो मैं, मेरी मिसेस और मेरे बच्चे, यही फैमिली में आते हैं, ठीक है। और फैमिली में जैसे अब क्या होता है, कई बार हमारे जैसे हम पहले से जैन समाज में पूरा जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि दादाजी के नाम पे जमीन होती है, या जो भी स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट के दादाजी के नाम पे, दादी जी के नाम पे, या बड़े भैया के नाम पे, चाचा जी के नाम पे ऐसी जमीन होती है। तो वो आपने ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके नाम पे है तो ही वो होनी चाहिए, और वो क्लब करके 5 एकड़ से नीचे चाहिए। अब क्या होता है कि घर में 20 एकड़ की जगह है और उसमें 4 लोग पार्टनर में है, तो ऐसे भी अगर 4 लोग पार्टनर में, तो अगर उसको डिवाइड करे 20 इंटू डिवाइडेड बाय 4 से करे तो 5 एकड़ ही हो जाता है, तो उससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये सब चीजों का कैलकुलेशन हमने क्लबिंग इफेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप ये सब चीजों में अगर आप फुलफिल कर लेते हो ये पूरी रिक्वायरमेंट्स, तो डेफिनेटली आप 10% रिजर्वेशन में आ जाते हो। अब इसका बेनिफिट आपको गवर्नमेंट के पूरे जॉब्स में भी मिलेगा और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी मिलेगा, चाहे वो आईआईटी, एनआईटी, आपका एनआईडी, एनआईएफटी या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में इसका कहीं पे भी बेनिफिट नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में, जहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं, वहीं पे बेनिफिट होगा। उसी के बाद में सिविल पोस्ट का मतलब होता है कि आपका यूपीएससी के अंडर में या आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंडर में करीबन 29 कैडर्स आते हैं गवर्नमेंट के, तो वो पूरे 29 कैडर्स में 10% रिजर्वेशन लागू होगा। अब गवर्नमेंट ने कोई एग्जाम्पल के लिए रेलवे ने 10 पोस्ट निकाली, तो 10 में से एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ जैन लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे ओपन कम्युनिटी के लिए। लेकिन ओपन कम्युनिटी में ये जो क्राइटेरिया में बैठने वाले लोग हैं वो थोड़े कम है, तो हमने जितना जल्दी हम इसका बेनिफिट लेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपने इसका बेनिफिट लेना चाहिए और आपने पूरी तरीके से इसका बेनिफिट लेकर आपने इसमें अप्लाई करना चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड, फोटो आइडेंटिटी में आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, गवर्नमेंट कोई भी फोटो आईडी अगर आपके पास हो तो आपको ये आपका फोटो आइडेंटिटी के लिए एप्लीकेबल होगा। उसी के बाद में एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वाटर यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वोटर लिस्ट प्रूफ आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम राजस्थान से थे पहले और अब हम शिफ्ट होके हम कोई अपने अपने अलग अलग स्टेट में आ गए, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, कोई साउथ में चले गए, कोई हैदराबाद आ गया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो है टीसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड है। और आपके एज प्रूफ के लिए प्राइमरी स्कूल का एनरोलमेंट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी काम में आ सकता है। उसी के बाद में इनकम प्रूफ में अगर कोई सैलरीड है तो उनका फॉर्म 16 लगेगा और आपको इनकम सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा कलेक्टर ऑफिस जाके, जो भी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां जाके आपको इनकम सर्टिफिकेट निकालना कंपलसरी है। उसी के बाद में आपका अगर आप बिजनेस में हो तो आप आईटीआर अगर भरते होंगे तो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न का कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा, जब जाके आपको इनकम सर्टिफिकेट, जिसको हम उत्पन्न दाखला बोलते हैं, तो उत्पन्न दाखला अपने को मिल जाएगा। उसी के बाद में इफ एनी फैमिली मेंबर इज रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस, if any family member is retired from his service, then proof of bank is required and also ITR copy is required.
तो ये सब पूरी डिटेल्स लगती है। उसी के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट के ये एक फॉर्मेट है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मेट है। तो आपको दोनों भी सर्टिफिकेट निकालने पड़ेंगे और दोनों सर्टिफिकेट एनेक्सर आई होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और एनेक्सर ए होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो एनेक्सर ए आप निकाल सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने अपने जो स्टेट के जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स है या सर्टिफिकेट है, आपको वो निकालना कंपलसरी है। और डेफिनेटली जब भी अगर आप ये क्राइटेरिया में बैठते हो तो आपने इसका बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। और आप कोई भी फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय ध्यान रखिए कि वहां पे जैसे अलग अलग कैटेगरीज ऐसे आती है, जैसे जनरल, उसके बाद में SC ST OBC, इतनी क्राइटेरिया है। तो अब उसमें और एक कैटेगरी बढ़ चुकी है, उसमें है जनरल EWS, GEN EWS। तो अपने जनरल EWS का फॉर्म भरते समय में अपने जनरल EWS डालना ही चाहिए, तभी जाके आपको इसके पूरे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई ओवरसीज पढ़ने जा रहा है तो आपको ओवरसीज अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ो प्रदेश नाम की गवर्नमेंट की योजना है। तो आप पढ़ो प्रदेश नाम की गवर्नमेंट की योजना में भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। और आपको अगर आपका इनकम 6 लाख से कम है तो आपको उसमें बहुत सारा आपको बेनिफिट मिल सकता है, एजुकेशन लोन मिल सकता है। ऐसी बहुत अलग अलग अन्य अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स है। और डेफिनेटली गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा कॉल सेंटर है, तो आप कॉल सेंटर में भी आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको मेरा यहाँ पे डिटेल भी दे रहा हूँ, एक मिनट में आपको देना भूल गया, मैं एक मिनट यहाँ पे मेरा डिटेल दे देता हूँ। तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैंने एक फॉर्म भेजा था अभी, अब वो फॉर्म बिल्कुल भरिए क्योंकि वो फॉर्म आपके लिए बहुत काम में आ सकता है। ये मेरा नंबर है और मेरा ईमेल आईडी है और मेरा वेबसाइट है। तो डेफिनेटली आप ये मेरे नंबर पे और ईमेल आईडी पे आप बात कर सकते हो और आप मुझे मैसेज करिए, क्योंकि कॉल हमारे अभी एडमिशन सीजन में कंटिन्यूएशन में कॉल चलते हैं। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा आपको। और जैसे अभी हम ये फील्ड में काम करते करते 2011 से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा इंजीनियरिंग हुआ है पुणे से VIIT कॉलेज से, और उसी के बाद में मैंने MBA मार्केटिंग कंप्लीट किया है। और गत 2011 से जून 2011 से तो अब तक ये जून तक मैं अभी करियर काउंसलिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और करीबन 20,000 से 25,000 से स्टूडेंट से ज्यादा मैंने अभी तक गाइड कर चुका हूँ। तो कोई भी आपको प्रोफेशनल हेल्प भी लग रही होगी तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। और अगर हमारा जैन साधर्मी भाई अगर मुझे फोन करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनको हेल्प कर सकूं, क्योंकि मेरे पास में अन्य भी समाज के बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं उनको हेल्प करता ही हूँ। वैसे ही अगर आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है या आपको कोई चीज का भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ वो चीज में। तो इस तरह से अभी मैंने आपको सब डिटेल दी है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं पारस भैया को और प्रवीण जी लोहाड़े को अनुरोध करूंगा कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ते हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सावन जी। वैसे मैं मेरे बारे में कह दूं कि मैं भी एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूं। मैं एक स्कूल का प्रधानाध्यापक हूं और जो मैंने देखा है, जैसा सावन ने आज इतनी जानकारी देने का प्रयास यहाँ पर किया, लेकिन जब वास्तव में एडमिशंस प्रोसेस चलते हैं तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कह रहा हूं कि सबसे कम ध्यान देने वाला समाज बोल के हमारे जैन समाज के पास मेरा जो ऑब्जर्वेशन हो ऐसा आया है। आज महासभा के माध्यम से इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब बोलने के बाद भी जितना रिस्पॉन्स चाहिए उतना रिस्पॉन्स निश्चित रूप से आज इस जैनम झूम चैनल पर हमारे लिए प्राप्त नहीं हुआ। ये थोड़ा सा विचार करने वाली बात है और निश्चित रूप से महासभा इसके लिए लगातार प्रयासरत है। जी हाँ, हम जैन समाज के लोग दूसरे की मदद के लिए तुरंत दौड़े दौड़े चले जाते हैं। इस कोरोना महासंक्रमण के काल में जैन समाज के लोग हर रोड पर जैन समाज का आदमी दिख रहा है, लेकिन हमारे जैन समाज के लोगों को जो जरूरत थी उसके लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। अतः महासभा ने उसमें प्रयास किया और भारतवर्ष के करीबन 6,000 लोगों तक महासभा ने अपनी व्यवस्था को पहुंचाया, उनके लिए जरूरत की सामग्री को पहुंचाया।
अभी महासभा ने निर्णय लिया कि एजुकेशन में हमारे लिए काम करना बहुत आवश्यक है। कोरोना महासंक्रमण तो है ही, इसकी वजह से बहुत से छोटे व्यापारी परेशानी में आने वाले हैं, उन पर आर्थिक संकट आने वाला है। उनके लिए महासभा ज्ञान प्रकाश के माध्यम से उन्हें सहयोग देने का, उन्हें मदद देने का प्रयास कर रही है। आगे महासभा बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशन में काम करना चाहती है। हमारे निर्मल जी सेठी, हमारे हपावत जी, हमारे महासभा के सभी पदाधिकारी, पारस जी लगातार इस दृष्टिकोण से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समाज ने भी एजुकेशन के बारे में बहुत सतर्क होना चाहिए। अरे मैंने बहुत से समाज के लोगों को देखा है, जब उनके बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षा में पढ़ते हैं तो उनके घर के टीवी बंद हो जाते हैं, उनके घर के वे तुम्हारे कोई चैनल नहीं चलाते हैं। और हमारे बच्चे जब 10वीं 12वीं की पढ़ाई करते हैं तो हम कहते हैं तू दूसरे रूम में जाकर के पढ़ाई कर, हमको टीवी देखना है। इसको बदलना होगा और ये महासभा के माध्यम से करने का प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए चलते हैं पारस